आपने अभी तक मुझसे कितना कुछ छुपाए रखा था, लेकिन अब भी आप मुझे सब कुछ नहीं बता रहे। मुझे मेरी कहानी जानने का हक है। हाँ बिल्कुल, हम बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे सदियों तक छुपाया गया था। अब समय आ गया है उसे सामने लाने का। ये उस समय की बात है जब इंसान आज की तरह अपने ही विचारों में सीमित नहीं था। इस पृथ्वी पर कई शक्तियां वास करती थीं। उनमें से दो शक्तियां ऐसी थीं जो एक दूसरे की दुश्मन थीं। पहली शक्ति थी भेड़िए और दूसरी शक्ति थी काल केतु। भेड़िए इंसान और जानवर का रूप होते थे और उनके पास कुछ दैवीय शक्तियां हुआ करती थी। जैसे किसी बड़े से घर को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे पर एक खूंखार कुत्ता होता है, उसी तरह समझ लो ये भेड़िए अच्छी शक्तियों के रखवाले थे। और दूसरी तरफ था काल केतु, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा खूंखार राक्षस जो बस इस दुनिया पर राज करना चाहता था। आरण्यन जो भेड़ियों का मुखिया था, उसे काल केतु ने शक्ति का लालच दिखाकर अपना नौकर बना लिया। तुझे वो शक्ति दूंगा जो किसी भेड़िए ने कभी न देखी हो। सिर्फ मुझे अपना मालिक मान ले अरण्यन। लेकिन उस शक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ प्राप्त करने के लिए किसी की बलि देनी पड़ती है। उन्हीं भेड़ियों की बलि से मैं शक्तिशाली बन सकता हूँ और मेरी सारी शक्तियों का रखवाला होगा तू अरण्यन। आरण्यन ने विश्वासघात किया अपने ही भेड़िए लोगों के खिलाफ काल केतु के लिए। उन्हीं दिनों में आरण्यन का बेटा पैदा हुआ, वीर, जिसे भेड़ियों ने छुपा लिया। काल केतु से दूर, आरण्यन के पाप से अलग, जीवा नाम के एक बूढ़े भेड़िए ने वीर को किसी तरह जंगल में रहने वाले इंसानों के कबीले में पहुंचा दिया। उसे यहाँ से ले जाओ जंगल के कोने में। वो एक दिन हमारी आखिरी आशा बनेगा। आरण्यन ने अपने ही लोगों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। भेड़ियों की प्रजाति लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन सिर्फ दो भेड़िए बचे थे। एक था जीवा और दूसरा था वीर। वीर को किसी तरह अपने कबीले से दूर जंगल के इंसानों के बीच छोड़ा गया और वो वहीं पर पला बढ़ा। वहीं पर उसे अपने गुरु योगी जी मिले। जीवा बच नहीं पाया, लेकिन उसकी बेटी बच गई, प्रिया। वैद्य धीरज की कहानी धीरे धीरे खुल रही थी। रौनिक को अपना अतीत याद आ रहा था। लेकिन कुदरत का खेल देखो, जो जिसके जीवन का हेतु होता है वो उसे सही समय पर ढूंढ ही लेता है। वीर प्रिया से प्रेम करने लगा और उसके लिए वो भेड़िया बनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसका खून तो भेड़ियों का ही था। मैं भेड़िया बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए प्रिया, तुम्हारे लिए मैं हर रूप स्वीकार करता हूँ। लेकिन काल केतु हार मानने वाला नहीं था। आरण्यन भेड़ियों की बलि नहीं ला सका, इसीलिए काल केतु ने अपना नया वफादार नौकर ढूंढ लिया, शिकारी, और उसे वीर और प्रिया को ढूंढने के लिए भेज दिया। और प्रिया और वीर शिकारी के हाथों पकड़े गए। तब उनका आमना सामना हुआ काल केतु से। काल केतु, केतु से जन्मा हुआ राक्षस, उस वक्त बहुत कमजोर था। उसका आधा शरीर इंसान का था और आधा शरीर सांप का। काला खूंखार चेहरा, उस पर खून की दो बूंदों जैसी आंखें और भयानक आवाज, और बाकी आधा शरीर सांप का, बिलबिला, जहरीला। मैं ना ही इंसान हूँ ना ही जानवर, और भेड़िए भी ना ही इंसान होते हैं ना ही जानवर। इसलिए तुम दोनों की बलि से मैं अपने इस अधूरे रूप से मुक्त हो जाऊंगा।
मैं किसी का भी रूप ले पाऊंगा, कहीं भी पहुंच पाऊंगा और कुछ भी कर पाऊंगा। यत्र तत्र सर्वत्र केवल मैं ही रहूंगा। तुझसे युद्ध करके मैं समाप्त हो जाऊंगा, किंतु तू प्रिया तक नहीं पहुंच पाएगा। वीर अब जाग चुका था। उसके अंदर का भेड़िया, उसकी पुरानी यादें, उसकी असली शक्ति, सब कुछ लौट चुका था। और सामने था काल केतु। प्रिया बंधी थी और शिकारी जंगलों में छुपा हुआ कायरों की तरह ये सब देख रहा था। तू भी बलि बनेगा और ये भी। वीर, मेरी चिंता मत करो। ये शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। तुम इस काल केतु की बुरी शक्ति का नाश करो वीर। काल केतु, मैं तुझे वचन देता हूँ, तू आज इस गुफा में मरेगा और तेरे साथ तेरा अंधेरा भी समाप्त हो जाएगा। और वीर पहली बार इंसान से भेड़िया बनने लगा। शरीर की एक एक हड्डी बदलने लगी, पूरा शरीर बालों से भर गया। वीर की तेजस्वी आंखें छोड़कर उसका पूरा बदन भेड़िए में बदल गया। शक्ति तो मिल गई भेड़िए, लेकिन क्या तू उसे संभाल पाएगा? मैं सिर्फ अंधेरा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो रोशनी को भी मिटा सकता है। वीर और काल केतु टकरा गए, लेकिन वो युद्ध शरीर का नहीं, दो आत्माओं का था। जहाँ वीर की हर चाल में था प्रेम, वहीं काल केतु के हर वार में थी नफरत। वीर एक भयंकर झटके के साथ काल केतु पर टूट पड़ा। उसके भेड़िए के पंजे काल केतु के सीने के अंदर घुस गए, जैसे लोहा पिघले हुए मांस को चीर रहा हो। काल केतु की चीख इंसान की नहीं थी। काल केतु के शरीर से खून नहीं, जहर बहने लगा। और तभी पूरी गुफा कांप उठी, चट्टानें हिलने लगी, ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगे, जैसे पृथ्वी खुद काल केतु के अंत का गम मना रही हो। वीर ने अपने पंजे खींच लिए, लेकिन काल केतु के चेहरे पर अब भी हंसी थी। वो जीता जागता अंधेरा था, जिसे खत्म करना आसान नहीं था। वीर की सांसें फूली हुई थी। प्रिया दूर से चीख रही थी, लेकिन वीर रुकने वाला नहीं था। वीर, उसका हृदय, उसके सीने के बीच, वही उसका मूल है। तो उसी पर वार होगा। नहीं, मैं अमर हूँ, मैं। काल केतु जमीन पर गिरा, उसका शरीर बीच से टूट गया और दोनों टुकड़े अलग अलग दिशाओं में गिरकर धुएं की तरह अदृश्य हो गए। मेरा अंत नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा और तेरी ही बलि चढ़ाकर। वैद्य धीरज की कहानी सुनते सुनते ये सारी घटनाएं रौनिक की आंखों के सामने आने लगी। उसे जैसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। रौनिक, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वीर ने भले ही काल केतु को कुछ देर के लिए शांत कर दिया, लेकिन उसका वफादार नौकर शिकारी अब भी जंगलों में था और उसने वीर और प्रिया को ढूंढ निकाला और काल केतु के कबीले की मदद से दोनों को बांध दिया। वीर अकेला 200 जंगली लोगों का सामना कैसे करता? तो फिर क्या वीर वो लड़ाई हार गया? हाँ रौनिक, उसी रात शिकारी ने वीर और प्रिया की बलि दे दी और काल केतु को शक्तिशाली बनाया। हर काल में काल केतु को अधिक शक्तिशाली बनना पड़ता है और हर काल में उसे उन्हीं 2 भेड़ियों की बलि चाहिए होती है जिससे उसकी दुश्मनी थी। ये कलयुग है। काल केतु इस युग में बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था।
उसे तुम्हारी बलि भी मिल चुकी थी। तो मैं फिर भी जिंदा कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। तुम्हारे प्यार ने तुम्हें पुनः जीवन दान दिया है, इसलिए काल केतु की शक्ति भी अधूरी है। जब तक वो तुम्हें और आशा को दोबारा मार नहीं देता, तब तक वो पूरी तरह शक्तिशाली नहीं बन सकता। आशा? हाँ रौनक, तुम ही वीर हो और मैं ही तुम्हारी प्रिया हूँ। हर जन्म में हमारा एक साथ रहना तय है और हर जन्म में हमें काल केतु को हराना होगा। मतलब इस जन्म में भी हम दोनों भेड़िए हैं? मुझे माफ कर दो रौनक, उस रात भेड़िए का रूप लेकर मैंने तुम पर हमला किया था ताकि मेरे काटने से तुम दोबारा भेड़िया बन जाओ। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, मैं तो तुमसे। आशा? रौनक और आशा एक दूसरे को देखते रहे। तभी अचानक गुफा कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। गुफा में बैठा किंग भेड़िया भी चौकन्ना हो गया। वो जा रहा है, वो इसी तरफ आ रहा है। गुफा की जमीन हिलने लगी, उसमें दरारें पड़ने लगी और अंधेरे की दरार से कुछ काले धुएं जैसा अंदर आने लगा। वो धुआं किसी इंसान के शरीर का शेप लेने लगा। काल केतु का पहला पालतू राक्षस रौनक तक पहुंच चुका था। ये तो धुंध राक्षस है। धुंध राक्षस गुफा में धुएं की तरह फैल रहा था। किंग भेड़िया, आशा, वैद्य धीरज और रौनक की जान को खतरा था, लेकिन बचकर जाते भी कहां। गुफा का दरवाजा तो हमेशा के लिए बंद हो चुका था।